आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पूरा देश कृष्ण की भक्ति में लीन है। वहीं देश के कई राज्यों में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को अच्छी तरह से सजाया गया है। साथ ही देश के कई बड़े नेताओं ने भी देशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई दी है। वहीं दिल्ली के बिरला मंदिर में भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस मौके पर मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है और श्रद्धालु भी भगवान के दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं। और श्री जानकी वल्लभ मंदिर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जा रहा है और मथुरा में किस जन्मभूमि पर भी बहुत ही दिव्य भव्य रूप से जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव। उधर आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी द्वारा जीएसटी की प्रक्रिया में बदलाव की बात करने पर कहा है कि विपक्ष तो पहले से ही यही कर रहा था। पीएम मोदी को दिवाली नहीं बल्कि लोगों को तत्काल राहत देनी चाहिए। वहीं उन्होंने पीएम मोदी द्वारा लाल किले से आरएसएस का जिक्र किए जाने के मामले पर कहा है कि उन्हें पूछना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस की क्या भूमिका थी। वहीं मनोज झा ने एनसीईआरटी द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर किए गए बदलाव पर कहा है कि ये कांग्रेस को नहीं बल्कि गांधी को नकार रहे हैं। जीएसटी के में संरचनात्मक दोष थे, यही बात पूरा विपक्ष कह रहा था। आप रिडिक्यूल करते थे, उपहास उड़ाते थे। आज आ गए ना रास्ते पे। और ये दिवाली क्या होती है? राहत देनी है, फौरन होनी चाहिए। दोष है उसका निराकरण होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में निर्णय लेने का तरीका। पहली बार इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल आपने देखा होगा लाल किले की प्राचीर से। कहां ट्विस्ट विद डेस्टिनी नेहरू का और कहां घुसपैठिया ये वो। सबसे पहले तो गृह मंत्री को हटा दीजिए, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं घुसपैठियों को। झारखंड का चुनाव इसी पे लड़ा। और हां, कल आजादी का वर्षगांठ थी आजादी की। आरएसएस की क्या भूमिका है प्रधानमंत्री जी? तो व्हाट्सएप में भी ढंग से ज्ञान नहीं है। सोचना तो होगा ना कि जब आजादी की लड़ाई यहां के दीवाने लड़ रहे थे तो आरएसएस वाले क्या कर रहे थे। अगर ये आपको एहसास होता दिल से तो शायद आप इससे बचते बोलने से। इतिहास किसी के सोचने से नहीं बदलता, पूरा संदर्भ होता है इतिहास का। अब कांग्रेस को नहीं, गांधी को गुनहगार मान रहा। समझ गए? ये लोग हैं, कहते हैं ना फलाने के हाथ में नारियल। इतिहास इस तरह के टेम्परिंग से नहीं बदलेगा, कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। आप जनरेशन को खराब कर रहे हैं। खबर यूपी से है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जन्माष्टमी के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही पूर्व सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन, राधा कुंड और बलदेव की पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। हमारी सरकार अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। जन्माष्टमी का पावन पर्व भी और बरसाना में रंगोत्सव के पावन आयोजन में भी। और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है यह क्षेत्र विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश
अपनी आध्यात्मिक विरासत और अत्याधुनिक विकास के लिए देश और दुनिया के अंदर एक नए प्रतिमान को स्थापित करना है। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि जन्माष्टमी के अवसर पर मुझे स्वयं कान्हा की इस पावन जन्मस्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सभी के दर्शन भी हुए। आप सभी को मैं एक बार फिर से पूरे ब्रज वासियों को, मैं पूरे प्रदेश वासियों को आज के इस पावन पर्व पर मैं हृदय से बधाई देता हूं। हमारा संकल्प होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने देश के स्वाधीनता के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर हम सबको संकल्पित करवाया था और उस संकल्प के पंचप्रण के गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना, स्वदेशी को जीवन का मंत्र बनाना, विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करना, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने वाले जवानों का सम्मान करना और समता और सामाजिक एकता के लिए कार्य करना। बहनों और भाइयों, आज जब हम काशी में जाते हैं तो काशी विश्वनाथ धाम हम सबके सामने पूरे वैभव के साथ देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में स्वतंत्रता सेनानी महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम वीरांगना अवंतीबाई लोधी को याद कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर कई बार अंगुली उठी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उनके कितने इंजन हैं यह पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी दूसरे के कामों को भी अपना बताती है। वहीं उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के सरकारी कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। वीरांगना अवंतीबाई, उनका योगदान 1857 की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा। वीरांगना अवंतीबाई और उस समय 1857 की लड़ाई अगर भारत जीत जाता और आज़ाद हो जाता तो आज भारत की तस्वीर ही कुछ और होती। कल ही 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया और आज वीरांगना अवंतीबाई लोधी को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं। उनसे लाखों लाख लोग हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई और देश को और समाज को आगे बढ़ाने का संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए और जारी हमेशा रहेगा। वीरांगना अवंतीबाई लोधी का सम्मान सभी को करना चाहिए और सरकार के लोगों को विशेष इसलिए करना चाहिए कि संसाधन उन्हीं पर हैं। समाज और खासकर पीढ़ी का समाज अपने तमाम ऐसे महापुरुषों को और उनके योगदान को अगर पहचानेगा तो समाज और एकजुटता बढ़ेगी और इकट्ठा दिखाई देगा। इलेक्शन कमीशन पर समय समय पर उंगलियां उठाई हैं और चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष चुनाव हो। निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की इंस्टीट्यूशन पे लोगों को और भरोसा बढ़े। इधर जो हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो फैसले हैं, इलेक्शन कमीशन का जो काम करने का तरीका है, उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, अविश्वास पैदा हुआ है।
अब खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में 2 दिनों से चल रही मूसलाधार बारिश ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। वहीं अब अस्पताल में चल रहे मरीजों के इलाज में भी बाधा आ गई है। दरअसल तेज हो रही बारिश का पानी वाशिम के अंसिंग ग्रामीण अस्पताल में घुस गया। पानी को अस्पताल से निकालने के लिए अस्पताल के कर्मी मशक्कत कर रहे हैं। अस्पताल में पानी घुसने से मरीजों के इलाज में काफी दिक्कतें आई। अस्पताल में मरीजों के इलाज करने में काफी दिक्कतें आ रही है। अब चलते हैं बिहार की ओर और खबर बिहार से है। वोट अधिकार यात्रा को अजय आलोक ने बताया जनता को भ्रमित करने का जरिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि जेल में रहते समय लालू यादव बीमार होने की बातें करते थे, लेकिन अब बाहर आते ही पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। लालू प्रसाद को सबसे पहले अपनी सजा पूरी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की वोट अधिकार यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय आलोक ने कहा है कि लोगों को गुमराह कर जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। शाहबाद में हर व्यक्ति अपने वोट के प्रति जागरूक है। लोग सुबह सुबह लाइन में लगकर मतदान करते हैं। किसी और की जगह पर वोट डालने का अधिकार किसी को नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो टकराव की स्थिति बनती है। साथ ही अजय आलोक ने आगे कहा कि गांधी परिवार खुद को सिस्टम से ऊपर मानता है, जबकि लालू परिवार खुद को सिस्टम ही समझता है। फैला के जनता का वोट नहीं बना सकते। हम लोग शाहबाद की धरती पर बैठे हुए, यहाँ का एक एक व्यक्ति, एक एक टोला अपने वोट के प्रति इतना जागरूक रहता है। आप लोग सब देखते हैं कि सुबह सुबह गांव में या देहात में 7 बजे से लोग लाइन लगा के वोट देना शुरू कर देते हैं, और किसी की औकात नहीं है गांव में कि कोई किसी का बदले में वोट डाल दे। मारपीट हो जाती है, किसी भी वर्ग का हो, कमजोर से कमजोर हो, मजबूत से मजबूत हो, बल्कि मजबूत वर्ग ही का वोट नहीं पड़ पाता। तो यहाँ वोट की चोरी की बात करना, और भी उस जगह से बात करना जहाँ पे कांग्रेस जीती हुई है, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है। तो इस फर्जीवाड़े को खत्म करने की जिम्मेदारी मीडिया की भी। आप लोग सवाल पूछेंगे ना कि राहुल जी क्या करने आए हैं। ये बिहार है और 2010 से अच्छा परिणाम होने जा रहा है। मैं आपको पहले बता दूं, उसका कारण है कि हम 5 घटक दल मिलकर पंच बनते। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, 5 को मोड़िएगा तो मुक्ता बनता है। मुक्ता बहुत तेज पड़ने वाला है, अंदाज नहीं। और इसीलिए बौखलाहट है। हार के संभावित हार को देखते हुए पहले ही एक डिफेंस वॉल तैयार कर लो कि हम क्यों हार रहे हैं। और कहावत है कि जंग तब तक नहीं खत्म होती है जब तक योद्धा मैदान छोड़ के नहीं भागे। यहाँ जंग शुरू होने के पहले ही योद्धा मैदान छोड़ के भागे। दिक्कत यही है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है ये SIR बिल्कुल सही प्रक्रिया है, ये जनता से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, इसमें जनता का सीधा बला है, और चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है SIR करवाने का, और राजनीतिक दलों को चाहिए सहयोग दें। उधर आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कहा कि पहले नोटबंदी की, फिर कोरोना में देशबंदी की, और अब वोट बंदी कर रहे हैं। दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों और मुसलमान भाइयों के वोट काटे जा रहे हैं। इसके विरोध में कल से सारे घटक दल वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं रोजगार पर नीतीश कुमार के ऐलान को लेकर संजय यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 50 लाख नौकरी का जिलावार आंकड़ा जारी कर दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मंत्री मोदी जी ने नोटबंदी करने के बाद कोरोना में देशबंदी की, नोटबंदी की, देशबंदी की, और अब वोट बंदी कर रहे हैं। मतलब जो लोग इनको वोट नहीं देंगे तो इन्होंने लोकतंत्र में एक नया फॉर्मूला इजाद कर लिया है कि उनके वोट ही काट दो। संविधान और लोकतंत्र को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि लोकतंत्र को और अधिक स्वस्थ और समृद्ध कैसे बनाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको दिन ब दिन कमज़ोर करने में लगी है। बिहार में लाखों दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों और मुसलमान भाइयों के इन्होंने वोट काट दिए हैं। तो उनके जो वोट काटे हैं उसके विरोध में कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और यहाँ के जनप्रिय और लोकप्रिय नेता श्री तेजस्वी यादव जी सासाराम से इसकी शुरुआत करेंगे, और उसमें गठबंधन के तमाम साथी साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री जी का अभी हमने ट्वीट देखा,
फ्लाइट लैंड हुई तो देखा, उन्होंने कहा कि हमने बिहार के 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिए। तो वो कौन 50 लाख है, जरा उनकी आप एक सूची सार्वजनिक करा लीजिए। जिलावार मुख्यमंत्री जी सूची सार्वजनिक कर दीजिए कि इस जिला में इतने युवाओं को हमने नौकरी रोजगार दे दिए, इस जिला में इतना दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब झारखंड चलते हैं और झारखंड से आपको अहम खबर बताते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री और वरिष्ठ झामुमो नेता रामदास सोरेन का निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के अपोलो अस्पताल में अंतिम सांस ली। यह घटना झारखंड की राजनीति के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अभी 12 दिन पहले ही झारखंड आंदोलन के जननायक दिसोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ था। रामदास सोरेन के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि अभी हम एक दुख से उभरे भी नहीं थे कि हमारे एक और जुझारू, समर्पित और कर्मठ नेता हमारा साथ छोड़कर चल गए। वो एक संवेदनशील नेता और मिलनसार व्यक्ति थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ताकत दे। उनका जाना पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। बहुत ही दुखद, और अभी हम सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि फिर एक और सदमा, एक और जुझारू, एक और समर्पित हमारा नेता, हमारा कार्यकर्ता हमारे बीच से चले गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा है नहीं, तमाम झारखंडियों के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। इसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। वो संघर्ष से जुड़े व्यक्ति, आंदोलनकारी, लोगों के सुख दुख में शामिल रहने वाला एक संवेदनशील नेता और मिलनसार व्यक्तित्व। शिक्षा विभाग में बहुत कुछ करने की उन्होंने सोच रखी थी, मगर ईश्वर को कुछ और मंजूर था। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारजनों को संबल और ताकत प्रदान करे इस दुख की घड़ी में। वहीं पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि राज्य की एक बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा कि रामदास सोरेन मृदुल स्वभाव के व्यक्ति थे। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि शुरुआती दौर में रामदास सोरेन ने हम लोगों के साथ कई आंदोलन किए थे। सब के लिए बहुत ही दुखदायी है, मर्माहत करने वाला है, पीड़ादायक है। गांव के सामान्य परिवार और हम साथ में कई वर्षों तक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सहयोगी के रूप में रहे, और बाद में दलीय दृष्टि से वो अलग, हम अलग हो गए, पर गांव का संबंध, व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध हमारा बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन आज हम सबको छोड़ के चले गए। बहुत कोशिश किया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। हमेशा सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है। झारखंड को भी क्षति हुई और व्यक्तिगत रूप से हमें क्षति हुई। उधर दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में आज सुबह से ही उनके पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लाखों लोग अपने प्रिय नेता को अंतिम श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कई दिग्गज हस्तियां भी नेमरा पहुंचे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और योग गुरु बाबा रामदेव सहित कई गणमान्य हस्तियां भी शनिवार को दिवंगत शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने नेमरा पहुंचे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। मैं उन्हें अपनी ओर से, सरकार की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि शिबू सोरेन केवल झारखंड की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक लोक नायक रहे हैं। उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया और आदिवासी, शोषित और वंचित समाज की आवाज बने। बाबा रामदेव ने भावुक होते हुए यह भी कहा कि लोग भले ही उन्हें गुरु मानते हैं, लेकिन वे शिबू सोरेन को अपना गुरु मानते हैं और उसी भाव से उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। जिन्होंने जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़कर आदिवासी, ओबीसी और उसके साथ साथ सर्व समाज के लड़ाई लड़ी। झारखंड के निर्माण से लेकर के
यहाँ के उत्कर्ष के संघर्ष में जो उन्होंने अप्रतिम योगदान दिया वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। और अभी हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कह रहे थे गुरु जी की जो आवाज़ थी उसको हम दबने नहीं देंगे, उनके जो संकल्प थे उनको हम मिटने नहीं देंगे। ये एक जो पुत्र है वह मात्र उनका एक शारीरिक भौतिक उत्तराधिकारी नहीं, उनके राजनीतिक वैचारिक और सैद्धांतिक उत्तराधिकारी के रूप में जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ झारखंड के लिए कर रहे हैं वह अपने आप में अप्रतिम है। हमको गुरुजी कहती है, हम शिबू सोरेन गुरुजी को हम गुरुजी कहते और मानते और उनका हमसे भी बहुत प्रेम रहा है, इसके लिए उनको बहुत बहुत। और झारखंड के नेमरा में शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माहौल गमगीन भी था और लोगों के भीतर उनके प्रेम को लेकर के श्रद्धा का माहौल भी था। सड़क के दोनों ओर शिबू सोरेन के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए थे। मार्ग को रोशन करने के लिए 4000 स्ट्रीट लाइटें और बिजली गुल होने की स्थिति से निपटने के लिए 200 से अधिक जनरेटर लगाए गए हैं। भोजन और श्रद्धांजलि अर्पण के लिए गांव में 5 विशाल पंडाल बनाए गए हैं। इसमें गुरुजी की तस्वीरों से सजावट की गई है ताकि लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। पंडालों में एसी और कूलर का भी व्यवस्था है। श्राद्ध भोज के चलते पूरे क्षेत्र में मेले जैसा माहौल है और लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। इधर झारखंड के डुमरी विधायक और जेल कैंप के अध्यक्ष जयराम कुमार महतो आज एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने देवघर जिले के नवाडी गांव में हुए सूर्या हांसदा के कथित पुलिस एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई है। जयराम महतो ने सूर्या हांसदा के पैतृक आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की और इस घटना को आदिवासियों और मूलवासियों के खिलाफ साजिश का हिस्सा बताया। सूर्या वह शख्स था जो कंपनियों के गेट के बाहर खड़ा होकर कहता था कि आप काम सेकंड कीजिए, पहले एजुकेशन और हेल्थ की बात कीजिए। वो जाके कंपनी वालों से कहता था कि आप पहले हमारे गांव में स्कूल खोलिए, आप पहले हमारे गांव में अस्पताल खोलिए, फिर आप कंपनी का काम करिए, हम मना नहीं कर रहे। हमारा ये कहना है कम से कम आदिवासी पहाड़िया को एक बार स्कूल तो खोलिए, अस्पताल तो खोलिए, आदमी कैसे जिंदा रहेगा। आज गोड्डा के जंगलों का क्या हश्र हो रहा है ये आप भी जानते हैं। आज कोयला खनन के नाम पर क्या हश्र हुआ ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए ये बहुत सवाल खड़ा करता है। उनके शरीर को आपने देखा, अगर गोली लगी थी तो शरीर जला कैसे, और जला ऐसे है आपको भी मालूम है। आपने भी कभी देखा हो किसी को अगर आग झुलसता है, गरम खाना, गरम दूध, गरम तेल अगर बॉडी में गिरता है या फिर कोई करंट लगता है तो जैसा बॉडी छिल जाता है वैसा छिला हुआ कैसे। बिल्कुल सवाल होता है। आपने भी उनके पार्थिव शरीर को मरने के बाद उनके शरीर को देखा होगा, या तो फोटो में या तो सामने आके। जी सर। उस शरीर में जला हुआ निशान है, बहुत बड़ा दाग है जला हुआ। तो सवाल तो है, हाथ भी छिला। हाँ तो वही वो जला हुआ निशान तभी आता है जब या तो उसमें गरम दूध गिरे, गरम तेल गिरे, गरम चाय गिरे, या तो आग से झुलस जाए या फिर करंट लगे। सीबीआई जांच की मांग करता है और हमें लगता है पूरा राज्य सूर्या हांसदा की इस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग करता है। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। कुछ दिन पहले देवघर जिले के नवाडी गांव में पुलिस ने सूर्या हांसदा को गिरफ्तार किया था। सूर्या हांसदा एक चर्चित नाम रहा है जिन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। पुलिस के अनुसार सूर्या को छिपाए गए हथियारों की बरामदगी के लिए राहबदिया पहाड़ियों पर ले जाया गया था। इस दौरान पुलिस का दावा है कि सूर्या ने अचानक एक पुलिसकर्मी से इंसास राइफल छीन ली और भागने की कोशिश की, जिसमें गोली चलाई गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें सूर्या हांसदा की मौत हो गई। लेकिन इस एनकाउंटर की कहानी पर अब सवाल उठ रहे हैं। एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में खेला जाना है। टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से हो रही है। एशिया के इस सबसे बड़े क्रिकेट इवेंट के लिए भारतीय टीम की घोषणा 19 अगस्त को हो सकती है। पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा है कि शुभमन गिल से बेहतर यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं।
एशिया कप के लिए टीम घोषित करना मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर के लिए एक मुश्किल चुनौती बन गई है। इसकी वजह इस स्लॉट के लिए विकल्पों की भरमार है। रिपोर्ट के मुताबिक यशस्वी जायसवाल की जगह भी निश्चित नहीं है। पूर्व सलामी बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कहा है कि मेरा मानना है कि एशिया कप के लिए शुभमन गिल की तुलना में यशस्वी जायसवाल ज्यादा उपयुक्त है और उन्हें मौका दिए जाने की संभावना ज्यादा है। अपने YouTube चैनल पर आकाश ने कहा कि टीम के साथ तीसरा ओपनर रखना जरूरी है। हमें सोचना होगा कि अगर अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन अपने फॉर्म खो देंगे तो कौन ओपनिंग करेगा। विश्व कप के लिए भी हमें तीसरे ओपनर को तैयार रखना होगा। 23 साल के जायसवाल ने 23 T20 मैचों की 22 पारियों में 164.32 की स्ट्राइक रेट से 723 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 100 है। वहीं गिल ने 21 T20 मैचों में 139.28 की स्ट्राइक रेट से 578 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 126 है। अब खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से है। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान आज अपना 55वां जन्मदिवस मना रहे हैं। सैफ ने न केवल अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता बल्कि जिंदगी के उतार चढ़ाव से भी चर्चा में रहे। सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 को दिल्ली में हुआ। वह एक शाही और सिनेमाई परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सैफ ने अपनी पढ़ाई लॉरेंस स्कूल सनावर और बाद में यूके के लोकर पार्क स्कूल और विंचेस्टर कॉलेज में की। सैफ के एक्टिंग का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा। साल 1990 में सैफ का करियर कई असफल फिल्मों जैसे आशिक, आवारा और पहचान के साथ डगमगाई, लेकिन मौजूदा जीवन बेहतर तरीके से जी रहे हैं। तो आज के खबरों में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जोहार।